रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। जानिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, आकार, बनावट और संरचना, बनावट और संरचना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, आकार, बनावट और संरचना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, आकार, बनावट और संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के पिता जो है वो है लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र के पिता कौन है? लेबोजियर। ठीक है। किताब के हेडिंग आप लोग जान गए। अब 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले इसको जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण सुनिए। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। सुनिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जो पदार्थ मिल करके बनता है और जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण बदल जाता है। उसका गुण क्या होता है? बदल जाता है। उसके बाद समीकरण। उसके बाद क्या है? समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का जो संक्षिप्त रूप से एक निरूपण किया जाता है वो है रासायनिक समीकरण। वो क्या है? रासायनिक समीकरण। अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल में जानेंगे, समीकरण को बाद में जानेंगे। ठीक है। पहले सुनिए, जैसे आप जानते हैं H2 प्लस O क्या हो जाता है? H2 प्लस O क्या हो जाएगा? H2O। H2 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। अब दोनों को मिल करके बन जाएगा जल। यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा? जल। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें 2 पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये दोनों मिल करके जो बना है वो H2 वही जल है। क्या है? जल है। तो गुण नहीं बदल गया। यह गैस है, यह भी गैस है। यह क्या है? यह द्रव है। क्या है? द्रव है, जल है। बात समझ गए ना? तो यह क्या है? गैस है। यह भी क्या है? गैस है। इन दोनों को मिलाए क्या बना है? जल। तो ये एक प्रकार का देखिए, यह गैस है, यह गैस है, यह हो गया जल। यानी गैस को, 2 गैस को मिलाने पर जो बना है वो क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। तो वो इसका गुण, इसका गुण, इसका गुण अलग है ना, यानी गैस को मिला करके हम लोग द्रव बना दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसका गुण बिल्कुल बदल जाता है। गुण क्या होता है? बिल्कुल बदल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिला करके
जो जल बना है ये क्या है, H2O एक प्रकार का जल है। तो ये दो को पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना है। इसका गुण है कि गैस है, इसका गुण है कि क्या है, गैस है। ये दोनों मिलकर जो बना है जल, ये द्रव है। क्या है, द्रव है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, एक और देखिए, C+O2, C+O2 बराबर क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन, क्या है, कार्बन प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके एक नया पदार्थ बना है जिसको हम लोग कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जान गए। अब भैया रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है। क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। ठीक है। अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, सुनिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। दो चीज है, एक अभिकारक है और दूसरा प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ये अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। ये प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल है। एक तरीके से और आप बोल सकते हैं, बीच में एरो है। बीच में क्या है, एरो है। तो बीच में एरो है, बीच में क्या है, एरो है। तो एरो दिया आप, तो एरो के बाएं साइड वाले सब अभिकारक है। सब क्या है, एरो के बाएं साइड वाला सब अभिकारक है और एरो के दाएं साइड वाला सब प्रतिफल है। एरो के बाएं साइड वाला अभिकारक है और एरो के दाएं साइड वाला प्रतिफल है। बात समझ ना, अभिकारक और प्रतिफल समझ गए। एक बार और देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है। यह है अभिकारक और प्रतिफल। सुनिए, तो रासायनिक अभिक्रिया से कुछ हम लोग का परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, चलिए उसको देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है। हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं लिखेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा। बिना परिवर्तन, बिना कुछ किए अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना, क्या क्या परिवर्तन होगा रासायनिक अभिक्रिया में उसको जानिए। ठीक है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा उसको देखिए। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है। हम लोग लिखेंगे रंग में परिवर्तन। रंग मतलब समझ रहे, कलर। क्या होगा, कलर। जैसे मान लीजिए कि दो वो अभिकारक हम लोग मिलाएंगे, एक कोई चीज मिला दिए, जैसे नमक है। क्या है, नमक है। और दूसरा एक चीज है चीनी है। क्या है, नमक और चीनी। और तीसरा चीज है पानी। तीसरा चीज है पानी। नमक और चीनी और पानी।
रंग में थोड़ा सा परिवर्तन है ना, नमक का रंग थोड़ा सा अलग है, चीनी का रंग थोड़ा सा अलग है, और जल का रंग थोड़ा सा अलग है। और तीनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत। क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो शरबत बनने के बाद जो है, जो नया पदार्थ बन रहा है तो उसका रंग बदल जा रहा है। रंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। ऐसे होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होता है, ठीक है। अवक्षेप का दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अच्छा देखिए, अवक्षेप का बनने का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें से कुछ न कुछ तो छाटम नहीं निकलेगा। जो छाटल का पदार्थ होता है वो अवक्षेप क्या है, अवक्षेप है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा सिलाता है, तो कपड़ा सिलने के बाद सब कपड़ा सिलने में थोड़ी नहीं यूज हो जाता है, कुछ कुछ काट के बाहर निकाला जाता है, और ये से काटा जाता है, काटा जाता है ना। तो वही अवक्षेप है। वो क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बेकार पदार्थ बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप। उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप, ठीक है। तीसरा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि दो गैस मिलाकर जो है एक द्रव बना था ना। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था क्या है, जल। जैसे मान लीजिए कि एक ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की मुख्य रूप से तीन गो अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो दो गो, अभी हम बताए एग्जाम्पल कि दो गो गैस को मिलाने पर एक क्या बनता है, एक द्रव बनता है। दो गैस को मिलाने पर एक क्या बनता है, एक द्रव बना, ठीक है। तो अवस्था परिवर्तन हुआ ना, गैस गैस को मिला दिए तो क्या बन गया, द्रव बन गया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। बस ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर को हम लोग लिखेंगे ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है ना। उसके बाद सुनिए, ताप में परिवर्तन। ताप का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया जो है किसी चीज को गर्म करने पर ही होता है, बस में ना। ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया जो है किसी चीज को गर्म करने पर, किसी चीज को गर्म करने पर, अभिक्रिया कराने के लिए बहुत सारे चीज को, मैक्सिमम अभिक्रिया कराने के लिए बहुत सारे चीज को गर्म किया जाता है, बस में ना। बिना गर्म किए ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। अभिक्रिया कराते समय देखिए ताप का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ताप में परिवर्तन हो जाता है। ताप में क्या होता है, परिवर्तन। अभिक्रिया कराते समय ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बस में ना। अभिक्रिया कराते समय ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। देखिए गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। बहुत सारे अभिक्रिया कराने के बाद एक प्रकार का गैस निकलता है, बस में ना। अभिक्रिया कराने के बाद बहुत सारा अभिक्रिया कराया जाएगा। जैसे देखिएगा आप लोग, चूना में पानी मिलाया जाता है तो उसमें से गैस निकलने लगता है ना। चूना को जब घोला जाता है, चूना में जब पानी मिलाया जाता है तो उसमें से गैस निकलने जाता है। यानी अभिक्रिया कराने के बाद जो है गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अभिक्रिया जब भी होता है उसमें गैस की उत्पत्ति होगी। देखिए ध्यान से समझिए, पांचों विशेषता को याद रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम लोग लिखेंगे, पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा अवक्षेप का बनना, रंग बदल जाता है अभिक्रिया कराने पर। अवक्षेप यानी कुछ कुछ मटेरियल ऐसा बचता है अवक्षेप के रूप में। तीसरा है अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक है। चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। ताप में परिवर्तन होगा। उसके बाद है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति होगी, कोई ना कोई गैस बाहर निकलता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, बहुत सारा गैस जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। क्या,
रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जान गए ना, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों, संकेतों और सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण, संकेतों और सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि C+O2, C+O2 मिल करके क्या बनेगा? CO2। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम ये ना है, ये संकेत है। क्या है? संकेत है, समझ गए ना? ये एक तरह का कोड भाषा है। क्या है? कोड भाषा, ये संकेत है। C माने कार्बन, C माने कार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन, O2 यानी ऑक्सीजन, और उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2, C+O2, CO2। सुनिए, तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों, सूत्रों एवं संकेतों के संक्षिप्त निरूपण को, संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा रूप को एवं कोड भाषा को, संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए जिसका भी प्रयोग किया जाए उस रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे कार्बन को हम लोग C डिनोट किए, ऑक्सीजन को O2, कार्बन को C, ऑक्सीजन को O2, मिल करके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ये हो गया है क्या? CO2। ये क्या हो गया है? CO2। यानी C+O2 इज इक्वल टू CO2। समझ गए ना? यानी जो छोटा रूप होता है ना, समीकरण वही है जो अभिक्रिया का जो छोटा रूप है, शॉर्ट करके हम लोग लिख दे। क्या है? छोटा रूप करके लिख दे, समझ गए ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका होता है, क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पहला बात ये ध्यान रखना है कि अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे, अभिकारक को बाएं तरफ, अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे, अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे। अब अभिकारक और प्रतिफल अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, ठीक है ना? अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे, लिख देंगे अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बाएं तरफ लिखेंगे, अभिकारक को लिखेंगे बाएं तरफ। दूसरा बात ध्यान लिखेंगे, अगर एक से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस के साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे? प्लस के साथ जोड़ेंगे। बात समझ ना? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे A है अब B है, अगर ये दो अभिकारक है तो बीच में क्या देंगे? प्लस। क्या देंगे? दो या दो से अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। कौन का चिन्ह दिया जाएगा? प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। यानी अभिकारक को प्लस चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, अभिकारक को प्लस चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अभिकारक खत्म होने के बाद उसके बाद एरो देंगे। क्या देंगे? एरो। देख रहे हैं ना? अभिकारक के बाद क्या देंगे? एरो देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाएगा। समझ गए ना? एरो समझ रहे ना? तीर चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है,
अभिकारक और प्रतिफल के बीच क्या दिया जाएगा, एरो दिया जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, प्रतिफल को दाएं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को एरो के दाएं तरफ। जैसे मान लीजिए कि ए और बी को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन गया, सी और डी। ए और बी को जब अभिक्रिया हम लोग कराए तो क्या बन गया, सी और डी। ए और बी को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन गया, सी और डी। तो पहला नियम ध्यान रखेंगे, अभिकारक को बाएं तरफ, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको बाएं तरफ लिखेंगे। अगर एक से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस, अगर एक से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए, और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह देंगे, एरो देंगे, तीर का चिन्ह देंगे। प्रतिफल को दाएं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को, चौथा बात ध्यान रखेंगे, प्रतिफल को दाएं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को दाएं तरफ लिखेंगे, समझ गए ना। प्रतिफल को कहां लिखेंगे, दाएं तरफ। प्रतिफल को कहां लिखेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर दो या दो से अधिक प्रतिफल है तो उसको भी प्लस के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, प्रतिफल दो है कि नहीं, सी और डी, तो इसको क्या जोड़ेंगे, इसको भी प्लस के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। प्रतिफल को भी प्लस के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। समझ गए। यह रासायनिक समीकरण लिखने की 5 विधि याद रहेगा। सबसे पहले अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे, प्रतिफल को दाएं तरफ। अगर दो या दो से अभिकारक ज्यादा है, दो या दो से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अभिकारक और प्रतिफल के बीच एरो का निशान देंगे, एरो यानी तीर का चिन्ह देंगे, ठीक है। अगर दो या दो से प्रतिफल ज्यादा है तो उसमें भी प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। ये है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण कितना होता है और कौन कौन होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण कितना होता है और कौन कौन। अभी तक देखिए, अभी तक क्या क्या आप जान गए, अभी तक आप जान गए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज जाने, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और, इस सबको याद रखना है, ठीक है ना, अभिकारक और प्रतिफल, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं होती है, ये 5 को विशेषताएं हम बताए हैं, ठीक है ना, 5 को विशेषता होती है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण छोटा रूप है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, छोटा रूप है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप है। उसके बाद देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने का विधि जो है, किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसको हम लोग जाने। तो 5 को तरीका, 4-5 तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया कई टाइप के होते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कई टाइप के होते हैं। हम लोग एक चैप्टर में सारा अभिक्रिया को पढ़ेंगे कि कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया है, चलिए बारी बारी से हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, ये सब नोट्स बनवा दिया जाएगा इसका, ठीक है ना। अभी खाली आप समझिए, लिखवाया जाएगा बाद में। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और इसी में जोड़ दीजिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों बात को ध्यान दीजिए। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, क्या होता है, बैलेंस, ठीक है। असंतुलित का मतलब अनबैलेंस, ठीक है, समझ गए ना, अनबैलेंस है। ऊपर वाला जो संतुलित है वो बैलेंस है, ठीक है। इसमें भी वही बात है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के बाएं तरफ और दाएं तरफ,
दाएं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, देखिए जैसे H2 प्लस O, H2 हो गया, H2 प्लस O क्या हो गया, H2O, H2 प्लस O क्या हो गया, H2O। उसके बाद देखिए H2 प्लस O2, इसको हम लोग लिख दिए H2। दोनों समीकरण देखे, इसमें कुछ चेंजिंग है, परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है देखिए। पहला परिवर्तन देखिए, यहाँ इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन का एक है। यहाँ देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर 1 है, यानी इधर 2 हाइड्रोजन तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन तो इधर भी 1 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस है। इसी को हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर 1, तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर कम है, तो क्या है, अनबैलेंस है, ठीक है। इसको ध्यान से देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के बाएं और दाएं तरफ, बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, जैसे इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो बैलेंस है, संतुलित है, ठीक है। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो ये अनबैलेंस है, क्या है, अनबैलेंस। बात समझ ना। तो समीकरण को संतुलित तब कहेंगे जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, और संतुलित तब कहेंगे जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान। बात समझ गए ना। अब सुनिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, आपको फर्स्ट चैप्टर में इसको जानना है, ठीक है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। यानी रासायनिक समीकरण को जो समीकरण असंतुलित है उसको संतुलित कैसे किया जाएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का नियम, रासायनिक समीकरण संतुलित करने का नियम, कैसे हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। देखिए संतुलित और असंतुलित जान गए ना, असंतुलित को समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे ये अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी एक चैप्टर शुरुआत हुआ है, अभी बहुत पढ़ना है एक चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए।